हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़ेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको रोज रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी जो कि हम डालते रहेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या काम करता है। तो इसके काम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होता है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये होता है कि ये बैंक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। मतलब इनका मेन जो धंधा होता है वो इसके अंदर होता है। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो शेयर प्राइस है वो खासा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू उज्जीवन एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो क्या वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हैं? तो ये हम पूरा इसके फंडामेंटल एनालिसिस को देख के बात करेंगे। लेकिन अगर हम कंपनी के मेन कारोबार की बात करें तो कंपनी का जो मेन कारोबार है वो राजस्थान में है और रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, मतलब गाँवों में है, और थोड़ा बड़े बड़े शहरों में भी कंपनी का कारोबार है। लेकिन अगर कंपनी की बात करें तो इसके अंदर आप एक भी चीज़ें देखोगे कि कंपनी किसी भी कमर्शियल लोन प्रोवाइड नहीं करवा रही है। मतलब बड़ी पार्टी यानी कि जैसे कोई बड़ी एक बड़ी फर्म या कंपनी होगी उसको ये प्रोवाइड नहीं करवाते हैं लोन। ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करवाने का इनका मेन काम है और इसी के अंदर इनका मेन कारोबार होता है। अब हम कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। अगर आप कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी लगभग 23,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की है। तो इसकी मार्केट कैप तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा से भी ज़्यादा है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा का मार्केट शेयर एयू बैंक से काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप एयू बैंक की बात करें तो वो लगभग बैंक ऑफ बड़ौदा के 10% ब्रांचेज भी एयू बैंक की नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं कि एयू बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और इसकी मार्केट कैप साफ इंडिकेट कर रही है कि आने वाले सालों में ये बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर आप इसके पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो इसका इंडस्ट्री के पी के मुकाबले आपको सस्ता मिल रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको 3 टाइम सस्ता मिल रहा है। लेकिन इसकी जो दूसरी बात है वो है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कंपनी की है 141 रुपीज, जबकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे तो प्राइस टू बुक रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है 5.5 गुना। तो ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि खासा महंगा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन साथ ही में प्राइस टू बुक रेशियो अगर आप देखोगे तो ये महंगा है, लेकिन आप पी रेशियो को देखोगे तो वो सस्ता है। अब पी रेशियो क्यों सस्ता है? क्योंकि शेयर की जो डिमांड है वो मार्केट में ज़्यादा है और सप्लाई इतनी है नहीं, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे जब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। अब इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट है वो है डिलीवरेबल्स का। अगर आप यहाँ पे डिलीवरी देखोगे तो लगभग 51% की डिलीवरी स्टॉक में देखने को मिली है। तो अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बहुत नजरें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी रोज अपने हाई बनाए जा रहा है और रोज अपनी नई तेजी 500 पॉइंट बढ़ रहा है। इसके चलते उनको ऐसा लग रहा है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कि 51% लोगों ने अपनी जेब में माल भरा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बढ़िया रिटर्न देगा। और मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में तो एक अच्छा खासा 10% का रिटर्न इस शेयर में आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके कंपनी के रेवेन्यू और इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट प्रॉफिट है कंपनी का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू को देखोगे तो कंपनी का रेवेन्यू हर साल लगातार एक अच्छी खासी मात्रा के साथ बढ़ रहा है और ये सीधा कर इंडिकेट कर रहा है कि बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाली बात है जो कि आपने अभी तक देख भी ली होगी। कंपनी में 2017 में कंपनी को लगभग 760 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन इस बार 2020 में ये मुनाफा 770 करोड़ ही हुआ है। अब ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में डिक्रीमेंट हुआ है। अब ये क्यों डिक्रीमेंट हुआ है ये तो हम आगे चल के जो एक्चुअल फिगर्स होंगे जब भी हमको पता पड़ेगा। क्या ये एनपीए की बदौलत हुआ है? तो हमको वो आगे चल के देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, जो कि कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं, उनके पास लगभग 29% की होल्डिंग पड़ी हुई है।
तो उसके अलावा भी कंपनी का जो रिटेल इन्वेस्टर्स वाला कोटा है वो इस बैंक का थोड़ा अट्रैक्टिव है, थोड़ा ज़्यादा है, जो कि इसमें चिंता का विषय बन सकता है। अगर आप अदर पार्टी देखोगे तो लगभग 25%, यानी कि आपके जैसे और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास लगभग 25% की होल्डिंग पड़ी हुई है। जबकि आप DII और FII की बात करोगे और म्यूचुअल फंड को भी ऐड कर दोगे तो उनके पास लगभग 55% की होल्डिंग पड़ी हुई है। तो अब ये क्या 55 तो नहीं, लगभग 45 या 55 के हिसाब से उतनी होल्डिंग पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मेन होल्डिंग है FII के पास। तो FII अधिकतर अपना माल लेना काटते रहते हैं और डालते रहते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। और DII का इसके अंदर कम होल्डिंग है, तो रिटेल का भी ज़्यादा होल्डिंग, तो रिटेल जल्दी जल्दी अपना माल काटते रहते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है। अगर इसके अंदर थोड़ी होल्डिंग DII की और होती तो मेरे को एक ये बढ़िया शेयर लगता होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। अगर आप कंपनी की टॉप लाइन देखोगे तो कंपनी के टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी का धंधा बढ़ रहा है, कंपनी के डिपॉजिट्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। लेकिन इसके बाद कंपनी में दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 2017 इनके मुकाबले बढ़ा है, लेकिन इस बार कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का जिस तरीके से रेवेन्यू है उसके हिसाब से कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कमाया है। लेकिन यहाँ पे एक खुशी की बात है कि कंपनी के प्रोविजन डबल हो गए हैं। पहले 283 का प्रोविजन था, इस बार 566 का हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक्चुअल फिगर एक एग्जैक्ट 100% ईयर ऑन ईयर प्रोविजन में ग्रोथ है, तो ये एक बढ़िया बात है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि कंपनी पॉजिटिव लग रही है और इसमें NPA की दिक्कतें नहीं हैं। अब यहाँ पे आप कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो 3 साल से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, इसमें कोई भी दिक्कतें वाली बात नहीं है। ये सीधा कट इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 3 सालों से बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और बैलेंस शीट में वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर इसके बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू कहाँ पीछे है, बुक वैल्यू भी पिछले 3 साल से लगातार स्ट्रॉन्ग हो गई है और बहुत ही बढ़िया लग रही है और हर साल थोड़ी 50-50 रुपये बढ़ रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर बुक वैल्यू 50 रुपये बढ़ेगी तो शेयर का प्राइस लगभग 100 रुपये बढ़ेगा। और अगर ये 5 टाइम्स ट्रेड हो रही है तो आप सोच लीजिए कि 50 रुपये अगर बुक वैल्यू बढ़ती है तो 5 टाइम्स यानी कि 250 रुपये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, अगर वही प्राइस टू बुक रेशियो रहता है तो। अब कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो ये तो HDFC बैंक से भी ज़्यादा है। HDFC बैंक, IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, सबसे ज़्यादा इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज है। तो अगर इसका कस्टमर बेस बढ़ता है और इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज यही रहता है तो इसके शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया बात है ये, क्योंकि ये बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो इसमें दिक्कतें लग रही हैं, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। अब इसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगी क्योंकि कंपनी का मेन कारोबार होता है रूरल एरियाज में, तो रूरल एरियाज में अगर मेन कारोबार कंपनी का हो रहा है तो उसके चलते दिक्कतें हो सकती है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिक्कतें हो सकती है। तो इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, ये भी एक पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है। अगर कंपनी के नेट इंटरेस्ट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें, सॉरी नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की, तो इसमें कोई दिक्कतें वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हर साल कांस्टेंट रह रहा है और इसमें कोई भी दिक्कतें वाली बात नहीं है। और मेन जो कंपनी का रहता है हर बैंक का, वो रहता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज। अगर वो 3-4% रहता है तो वो बैंक बहुत बढ़िया है और उसका कस्टमर बेस भी अगर अच्छा है तो वो बैंक कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करता रहेगा प्रॉफिट के मामले में। अब इसके रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज को देख लेते हैं। भाई साहब ये पहला बैंक है हमारा, ये जो बैंकिंग वीक है ना इसके अंदर ये ऐसा पहला स्टॉक है, भले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है लेकिन इसको अपनी कैपिटल को एक अच्छे से यूटिलाइज करना आता है। आप देख सकते हैं कि कंपनी के यहाँ पे लगभग 12-15% के कंपनी के रिटर्न है और इतना रिटर्न ऑन इक्विटी हमने किसी भी बैंक में नहीं देखा था। जबकि HDFC बैंक जो कि इतना बढ़िया परफॉर्म करता है उसका भी कांस्टेंट था रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, लेकिन यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है और कंटिन्यूसली रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज बढ़ रहा है। मतलब कंपनी को कम कैपिटल में ज़्यादा रिटर्न कमाना आता है और वो सीधा कट इंडिकेट हो रहा है।
लेकिन अगर आप यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे तो इसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस का थोड़ा रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी एक बढ़िया ही रेशियो लग रहा है। मेन रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ये कंपनी के लिए बढ़िया बात है। अगर रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करें तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज भी हर साल का कांस्टेंट ही है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी के एनपीएस की क्वालिटी बढ़िया रह रही है और इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसके एनपीएस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है तो इसमें रहेंगे एज कम्पेयर टू अगर आप एचडीएफसी बैंक में देखोगे तो एनपीएस इसके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करवाता है। तो इसमें क्या होगा कि छोटे लोग अधिकतर नाकामयाब रहते हैं लोन पे करने में, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज ज़्यादा है, प्रोविजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें कंपनी को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। अब इस कंपनी का काशा रेशियो, ये कंपनी का काशा रेशियो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मैं इस रेशियो को भी बढ़िया बोलूँगा। अब आप बोलोगे कि यार ये काशा रेशियो को आप बढ़िया क्यों बोल रहे हो, अगर आपने पिछले वीडियो में तो 30-40 के रेशियो को बढ़िया बोला था। अरे भाई साहब 30-40 का रेशियो बढ़िया होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जो मेन कॉरपोरेट में काम करते हैं ना उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन कारोबार क्या है, छोटे लोगों को लोन प्रोवाइड करना। तो काशा रेशियो किसका ज़्यादा होता है, जहाँ पे करंट अकाउंट यानी कि जो कॉरपोरेट अकाउंटिंग होती है मतलब कॉरपोरेट बैंकिंग उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इसका तो मेन कारोबार है ही नहीं कॉरपोरेट बैंकिंग पे। तो ये काशा रेशियो को मैं बढ़िया बोलूँगा, 7-9% एक बढ़िया रेशियो है मेरे हिसाब से। आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को देखिए आप, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये मेरे ख्याल से अभी तक का तो मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं तो इस बैंक का सबसे अच्छा एडिक्वेसी रेशियो निकल के आया है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो खासा अच्छा है, मतलब अभी तक तो कंपनी की हर चीज़ें पॉजिटिव ही दिखी हैं। अब यहाँ पे इसकी एक बात कर लेते हैं, एक बढ़िया चीज़ जो इसके मेरे को बैलेंस शीट में लगी कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसीव्ड शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस इन नवंबर 2017 and became a Fortune India 500 company in the very first year of starting its bank operation। मतलब भाई साहब 2017 में बैंक चालू हुआ और फॉर्च्यून 500 के अंदर कंपनी का नाम भी आ गया। और इसका जो कोर फाइबर है सिख धर्माज में से वो ये है, as a young, energetic and customer-centric institution, we will continue to challenge the status quo and usher in new age banking with simplicity and convenience। तो मतलब बैंक का जो फॉर्च्यून इंडिया 500 के अंदर भी नाम आ गया है और पहले साल के कारोबार के अंदर कंपनी का ये नाम आ गया है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कंपनी के नज़रिए से। अब ये देखिए भले ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लेकिन अगर आप इसका 96 मतलब जो 96 में जब बैंक था चालू हुआ था, जब सिर्फ एक एम्प्लॉइज काम कर रहा था, जबकि 24 साल में 17,000 के लगभग बैंक के अंदर अभी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैंक कितना आगे बढ़ गया, 17,000 एम्प्लॉइज को उन्होंने काम पे रख रखा है। और इसके टच पॉइंट की बात करें तो पहले सिर्फ एक टच पॉइंट था और अभी पूरे इंडिया में लगभग 650 टच पॉइंट हो गए हैं। और ये बात की जा रही है कि हर महीने में अब लगभग बैंक 20-30 है ना टच पॉइंट खोलता रहेगा। अब टच पॉइंट मतलब जो बैंक के ब्रांचेज वगैरह होते हैं ना वो टच पॉइंट होता है। अब कंपनी का पहले एक ही स्टेट में कारोबार था, अब कंपनी इंडिया के अंदर लगभग 11 स्टेट में कारोबार करती है। तो मतलब धीरे धीरे ये ऑल ओवर इंडिया में हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फिर कंपनी के वैल्यूएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हो अभी कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 300 के लगभग है। तो अगर कंपनी की वैल्यू अगर 5 साल में अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में हो जाता है तो कम से कम अगर आप समझो 1,000 रुपये की बुक वैल्यू होती है तो 5 टाइम पे अगर वो पीबी के ट्रेड करता है तो 5,000 की आपको शेयर प्राइस इसमें देखने को मिल सकती है। अगर इसके बैलेंस शीट की साइज की बात करें तो भाई साहब 96 में सिर्फ 1 करोड़ की वैल्यू की थी कंपनी की, और अभी देखिए 42,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यूएशन है और बैलेंस शीट में कंपनी की इतनी भारी साइज है। तो ये भी क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि बैंक अभी खासा बड़ा हो गया है और एक मीडियम एंटरप्राइज मीडियम स्केल मिड कैप स्टॉक बन चुका है एक तरीके का ये। अब इसके कस्टमर की बात कर लेते हैं। 96 में सिर्फ एक कस्टमर, और अभी देखिए भाई साहब 17,20,000 कंपनी के भी कस्टमर है। तो मतलब कंपनी कारोबार बहुत बढ़िया कर रही है
और 96 में कंपनी लगभग मतलब एक तरीके से समझ लो 10 लाख का मुनाफा होता था कंपनी को, 10 लाख या 10,000 रुपये का समझ लो। अब 0.001 का एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट याद नहीं आ रहा है। 10 करोड़ का 10 लाख का कंपनी को सिर्फ उस समय की प्रॉफिट थी। अब आप देखिए 24 साल में सीधा 675 करोड़, मतलब कंपनी की बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब बैंक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। अभी तक हमने जो भी एनालिसिस किया है वो सब एक पॉजिटिव वे में लग रहा है। अब इसके ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। अगर इसके मेट्रोपॉलिटन एरियाज में देखें तो 15% इसके मेट्रोपॉलिटन में है, लेकिन मेन कारोबार अगर आप कंपनी का देखोगे तो 33%, मतलब सबसे ज़्यादा मेन ये रूरल में ही है। तो ये रूरल में ही ज़्यादा होगा। अब क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो रूरल एरियाज, मतलब रूरल एरियाज में लगभग छोटे मोटे लोग रहते हैं, तो इसीलिए है ना बैंक का मेन का ध्यान वहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बैंक मतलब ऐसा नहीं है कि लालची है, अपने मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सहायता करने में सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है ये। लेकिन इसकी अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में लगभग 24% का ही कारोबार है। अगर सेमी अर्बन की बात करें, सेमी अर्बन मतलब जो ना तो ज़्यादा रूरल है और ना ही ज़्यादा अर्बन है, तो उसमें भी 28% का बैंक का कारोबार है। तो टच पॉइंट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अभी लगभग 650 कंपनी के टच पॉइंट है। अगर आप कंपनी के एटीएम्स की बात करें तो कंपनी के एटीएम भी लगभग 350 के लगभग है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी हर महीने 20-30 एटीएम और खोलती रहेगी। अब इसके रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी आप देखिए पिछले साल लगभग 14% था और इस बार 18% हो गया। तो मतलब कंपनी को कम कैपिटल में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना आता है, और ये कंपनी के नज़रिए से बहुत ही बढ़िया बात है। अगर इसके YoY बेसिक पॉइंट्स की बात करें, BPS पॉइंट सॉरी, तो इसमें भी कंपनी के 387 पॉइंट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर आप कंपनी के नेटवर्थ की बात करें तो ये तो आप देख सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले 1200 करोड़ का कंपनी के नेटवर्थ में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अगर आप कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो 38% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब आप ये मत सोचिए कि शेयर ऐसे ही फालतू में ऑपरेटर द्वारा चलाया जा रहा है। एक क्वालिटी स्टॉक है, जरूर लेना चाहिए। अपन एंड में देखते हैं कि किस प्राइस पे लेना है। अब मैं लास्ट स्लाइड पे आ गया हूँ। इसका लास्ट स्लाइड है 772 पैसे पे ये शेयर आपको अभी मिल रहा है। अब लेना है, नहीं लेना है? नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अब ये बात करते हैं। क्योंकि भाई साहब अभी बैंक निफ्टी बहुत ही महंगे पे कारोबार कर रहा है, और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि एक भारी वाली गिरावट अभी नहीं, मतलब 1-1.5 महीने में देखने को मिल सकती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्च तक भली गिरावट देखने को नहीं मिले, लेकिन हाँ 772 एक तरीके से बहुत महंगा हो गया है ये स्टॉक, और अभी इतना खासा अभी पैसा कमा भी रही है बैंक, ऐसा नहीं कमा रही है, लेकिन ये करेक्ट प्राइस नहीं है अगर इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बाय करना चाहते हैं तो। और अगर रही बात शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में तो क्या है, अभी बैंक निफ्टी अच्छा खासा चल रहा है, तो बहती गंगा में आप भी थोड़ा पानी ले लीजिए। लेकिन हाँ, इसका ऑल टाइम है अगर आप देखोगे तो 1218 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो जबकि अभी बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी उसके मुकाबले बढ़ी है, तो अगर बैंक और प्रॉफिट कमाता रहेगा तो ऑल टाइम हाई को तो ये आसानी से तोड़ ही देगा। तो अगर आप सोचो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हो तो आप इस शेयर को अभी ले भी सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये शेयर का जो करेक्ट प्राइस है वो 600 से नीचे बनता है, और ये बनता भी उसी पे ही है। अभी ये खासा बुलिश हो चुका है, और मेरे ख्याल से इसमें खासी अच्छी गिरावट आनी बाकी है। तो आप इसको 600 रुपये तक पे बाय कर सकते हो, अभी भी बाय कर लो, क्या मालूम नहीं गिरा शेयर। ऑपरेटर है यार, ऑपरेटर भगा दे शेयर को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप लोगों के एट दी एंड क्वेश्चन ये भी रहते हैं कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक थोड़ा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा है। अब उसमें दिक्कतें क्या है कि वो बैंक है लेकिन उनकी थोड़ी एनपीए में दिक्कत है। अब एनपीए में दिक्कतें हैं तो वही बैंक इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा, और ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दिख रहा उन बैंकों में। इन बैंकों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जबकि कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, तो इसलिए ये सीधी सी बात है कि ये थोड़ा बढ़िया रिटर्न दे रहा है एज कंपेरिजन टू अदर स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो ओके, थैंक यू।